कुछ ही देर में लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने वाला जो बिल है जी राम जी बिल, उस पर केंद्रीय कृषि मंत्री जवाब देंगे। सरकार आज ही इस बिल को पास कराने की कोशिश में है और वहीं लोकसभा में विपक्ष जोरदार हंगामा कर सकता है, क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी संसद भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से आज किया गया। सरकार पर बापू के अपमान का आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, ये कहते हुए कि जिस तरीके से मनरेगा से बापू का नाम हटाकर महात्मा गांधी का नाम हटाकर ये सरकार नाम बदलने का खेल खेल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। दिखाते हैं आपको आज संसद भवन परिसर में संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसद जब एकजुट नजर आए और सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से नारेबाजी कर रहे थे, वहीं से अपने सहयोगी मोहित राज दुबे की एक रिपोर्ट। मनरेगा से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों का जोरदार प्रदर्शन संसद के मकरद्वार पर इस वक्त हो रहा है। सोनिया गांधी खुश इस प्रदर्शन में आपको दिखाई देंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रदर्शन में है, धर्मेंद्र यादव इस प्रदर्शन में आपको दिखाई देंगे, केसी वेणुगोपाल से तमाम विपक्षी दलों के सांसद जोरदार प्रदर्शन संसद के मकरद्वार पे कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की जो शुरुआत है वो गांधी प्रतिमा से शुरू हुई थी, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में मार्च निकाला गया और मार्च सीधे संसद के मकरद्वार पे पहुंचा और यहां पर सोनिया गांधी सहित तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, विपक्षी दलों के सांसद हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आखिर नाम बदलने की हड़बड़ी किस बात की थी। प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि नाम बदलने की सनक ये ठीक नहीं है और मनरेगा से बापू की तस्वीर हटाना ठीक नहीं है, लिहाजा संसद भवन से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों के नेता और कांग्रेस प्रदर्शन करने की मुकम्मल तौर पर रणनीति बना चुकी है। तो आप देख रहे थे कैसे विपक्ष और कांग्रेस खासतौर से बिल के विरोध में अड़ी हुई है और सरकार जो है वो जी राम जी बिल को पास कराने में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार गारंटी के नए बिल के खिलाफ ये कह दिया है कि कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। हर राज्य हर जिले में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, ये हुंकार कांग्रेस की ओर से भर दी गई है। मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं, और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर जानिए आप। 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, सीडब्ल्यूसी की बैठक, जिसमें जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस मंथन करने जा रही है। ये बड़ी खबर है। कांग्रेस 27 दिसंबर को मंथन करेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक है कांग्रेस की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 27 दिसंबर को बुलाई गई है और इसमें जी राम जी बिल को लेकर विस्तार से मंथन किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है। आशीष, क्या माना जा रहा है? कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि सरकार ये कानून बना ले जाएगी इसी शीतकालीन सत्र में। ऐसे में 27 दिसंबर सीडब्ल्यूसी में जी राम जी को लेकर जब चर्चा की जाएगी तो कैसे सड़क पर उतरकर विरोध किया जाए और सरकार की घेराबंदी की जाए, इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पूरे देश भर में इसको लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, चाहे जो किसानों का कर्जा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफ़ किया था अपनी सरकार के दौरान, या फिर मनरेगा हो, या फिर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील रहा हो, कुछ ऐसे हाइलाइट्स थे जिसको कांग्रेस लेकर के आज तक ये क्लेम करती थी कि ये एक पैराडाइम बड़े कदम यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस की लीडरशिप में उठाए गए थे। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर राजनीतिक डर सता रहा होगा कि अगर इस पर भी कदम पीछे
पीछे खींच लेती है या चुपचाप बैठ जाती है कांग्रेस पार्टी, तो आगे आकर के कुछ भी बताने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा नहीं रह जाएगा कि जो उनके बड़े फ्लैगशिप नीतियां या आयोजन माफ कीजिएगा कार्यक्रम रहे हों, जिसके आधार पर वो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। और यही एक बड़ी वजह है जो आप देख रहे हैं कि कितना पुरजोर विरोध किया जा रहा है इस बात का कि आपने महात्मा गांधी नरेगा स्कीम का नाम बदल के जी राम जी क्यों रखा। और इसी वजह से 27 तारीख को ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, CWC सभी को पता है सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें रूपरेखा तय की जाती है बड़े और ज्वलंत मुद्दों पर रोमाना। और इस मुद्दे पर आप मान के चलें कि वर्किंग कमेटी की बैठक में एक व्यापक रणनीति जरूर कांग्रेस पार्टी बनाएगी कि कैसे पूरे देश भर में जाकर के लोगों को बताना है कि यह कदम मोदी सरकार गलत उठा रही है, महात्मा गांधी के नाम को मानस से हटाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इस पर चुप नहीं बैठेगी कांग्रेस पार्टी और यही रणनीति बनाना है, सरकार को घेरने की कोशिश करनी है। 27 तारीख को बड़ी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें घेरने की पूरी रूपरेखा, जिस तरह से भी सड़क से संसद की बात कांग्रेस अध्यक्ष ने की है रोमाना, उसको तैयार किया जाएगा कि आखिर इस मसले को देश भर में ले जाकर के सरकार को कैसे घेरा जाए। आप रहिए मेरे साथ, आशीष पे लौटूंगी आपके पास। देखिए, जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस की मांग ये है कि स्टैंडिंग कमेटी को आप ये बिल भेज दीजिए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। खुद प्रियंका गांधी ने भी इस बात को सदन में रखा था। जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस मांग कर रही है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। नाम बदलने की सनक है ये सरकार की, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले कहा गया था और उसके बाद जब सदन में चर्चा हुई तो कांग्रेस की तरफ से पुरजोर तरीके से इस बात को दोहराया गया कि स्टैंडिंग कमेटी को यह बिल भेजा जाना चाहिए। मेरे साथ मानिक टैगोर साहब हैं, लोकसभा सांसद कांग्रेस से। मानिक भाई, क्या रणनीति रहने वाली है मनरेगा पर? हमारा मांग यही है कि मीन्स हम ये स्टैंडिंग कमेटी में रेफर होना चाहिए और हमारा 20 कांग्रेस का एमपीज और ऑपोजिशन एमपीज सारे लोगों ने ये मांग किया है। ये महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए आरएसएस और गुटसेवाद का सरकार ये कोशिश कर रही है, इसका पूरी तरह हम खिलाफ है। हम लड़ेंगे, हम पार्लियामेंट का बाहर लड़े हैं, अंदर भी लड़ेंगे, अंदर भी यही मांग करेंगे स्टैंडिंग कमेटी में इसका भेजना चाहिए। कि मीन्स हम कांग्रेस का टाइम पे सेम गारंटी एक्ट लेके आने के टाइम पे बीजेपी का अध्यक्ष था कल्याण सिंह जी, उनका नेतृत्व में एक कमेटी बना था। उस कमेटी ने पूरी तरह सारे लोगों से चर्चा करने के बाद यहाँ पार्लियामेंट में लेके आए थे। ये लोग बुलडोज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये गांधी का नाम मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, जिस तरीके के तेवर विपक्ष खासतौर से कांग्रेस की तरफ से दिखाया जा रहा है, साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने ये जो जी राम जी बिल है इसको सीधे महात्मा गांधी के अपमान से जुड़ा मुद्दा बना दिया है। और अब इसी को लेकर, जैसा कि पहले भी आप और मैं बात कर रहे थे, कि सड़क पर उतरने की भी कांग्रेस की मंशा साफ नजर आ रही है। अगर सरकार इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजती है तो यही एक विकल्प या फिर वो तुरुप का पत्ता कहा जा सकता है अभी सरकार के पास बचा हुआ है कि सरकार अगर विपक्ष के इस विरोध को कुंद करना चाहती है तो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दे। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जिस तरीके की कार्यशैली सरकार की रही है तो सरकार अपना कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे तो लेती नहीं है। तो मान लिया जाए कि आज सदन में ये बिल पास होकर रहेगा। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसकी गुंजाइश तभी बनती है जब देखें आप कृषि कानून पर सरकार को कदम वापस खींचने पड़े थे तो जो उनके एलाइज थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। शिरोमणि अकाली दल बाहर चली गई थी, तमाम और दूसरे एलाइज जो पार्टियां थी उन्होंने भी सरकार पर दबाव बनाया था कि सिर्फ बात विपक्ष की नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन है तो वापस लेना पड़ा था। यहाँ पर अभी तक सरकार के जो सहयोगी दल हैं वो तो तटस्थ खड़े हैं सरकार के साथ। अगर उनकी तरफ से भी कोई चिंता जाहिर की गई होती तो शायद एक गुंजाइश बनती कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए। ऐसा लगता नहीं है। और रही बात विपक्ष के विरोध की, ठीक है, राज्यसभा में भी ठीक ठाक नंबर है, अब तो खैर सरकार से काफ़ी कम है। लोकसभा में बहुत बड़ी संख्या है विपक्ष के पास, लेकिन फिर भी सरकार के पास कम है। तो सरकार के पास रोमाना ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जिसको देखते हुए, अगर ऐसी नियत होती तो पहले ही डिस्कशन कर लेते, पहले ही ये तय हो जाता कि चर्चा के बाद ही इस बिल को लाएंगे। तो सरकार की मंशा साफ है, आंकड़े उनके पास है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसलिए आप ये मान के चलें कि आज इसको संसद में, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा से पास कराने के बाद संभव है कि आज ही राज्यसभा में पेश कर दिया जाए, कल तक राज्यसभा से पारित करा करके और इसके बाद राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। और जब भी राष्ट्रपति उस पर अपना कॉग्निजेंस देती हैं तो ये देश का कानून बन जाएगा।
बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी खबर से जुड़े कुछ और बयान मैं आपको दिखाऊंगी। दरअसल जी राम जी बिल को लेकर संसद में आज भी घमासान जो मचा हुआ है, एक तरफ तो विपक्ष बीजेपी पर जोरदार हमला बोल रहा है और वहीं बीजेपी की तरफ से भी विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। देखिए जरा पक्ष विपक्ष के बीच ये वार पलटवार। सरकार तो कह रही है कि ये तो जो मजदूरों के हित का बिल है, उनका रोजगार के दिन बढ़ाए गए, लेकिन दायित्व इन्होंने राज्यों पे डाला है और 40% गरीब राज्य ये मजदूरों के पैसे कैसे देंगे। अल्टीमेटली इसका नुकसान मजदूरों का ही होगा, क्योंकि राज्यों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो उस पर खर्च कर सके। आज तक तो 90% केंद्र सरकार करती थी और अब एक बड़ा अच्छा सा नाम देने की कोशिश की गई है, जिस नाम को लेकर ये अपना ये काम उस बहाने कर रहे हैं और बापू का नाम हटाया, इससे सारे देश को दुख हुआ। कंगना रनौत यहाँ पहुंची है, मनरेगा के नाम पर ये प्रदर्शन कर रहा है। मैम क्या कहेंगे? सामने प्रदर्शन भी हो रहा है उसी चीज को लेकर के। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पार्लियामेंट को ब्लॉक किया गया है। सभी के लिए बहुत ही असुविधा का ये एक तरह से सिचुएशन बना के रखी हुई है। यही गुंडागर्दी और यही इसी से हम परेशान हैं। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। बापू का नाम क्यों हटाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। अपमान है, कह रहे महात्मा गांधी का अपमान है। महात्मा गांधी का नाम हटाया। देखिए ये जो है पहले भी नाम बदले गए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के भी जो स्कीम्स थे उनके कांग्रेस ने खुद उनके नाम जो है वो अपग्रेड करे हुए हैं। और जैसे वक्त बदलता है, जैसे लोगों को सुविधाएं होती हैं, जैसे जो पूरी उसकी एक अपग्रेड कर लीजिए या किसी तरह से उसमें सुधार लाए जाते हैं, तो उसको एक नवीनता न्यूनता देने के लिए, नूतनता देने के लिए जो है इस तरह के प्रभावशाली काम सरकार करती है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पंजाब में निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी जीत की ओर है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं संयोजक अरविंद केजरीवाल। सरकार के कामों के ऊपर लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मोहर लगाई है। 2013 में जो चुनाव हुए थे ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉक समितियों के, जिला परिषद के, वो 2012 के एक साल बाद हुए थे। 2012 में अकाली दल जीता था और अकाली दल के जीतने के एक साल बाद ही वो चुनाव हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं उनके हनीमून पीरियड के तुरंत बाद हुए थे, उसी में हुए थे। 2018 में उसके बाद चुनाव हुए, वो 2017 के इस चुनाव के एक साल बाद हुए थे, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। ये वाला चुनाव हमारे अगली साल विधानसभा चुनाव होने के एक साल पहले हुआ है। तो जो हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने जो काम किए हैं उससे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है कि लोग बहुत खुश हैं उन कामों से और उन कामों के ऊपर उन्होंने मोहर लगाई है। तो कुछ लोग, जब मैं कल बात कर रहा था कुछ पत्रकारों से, तो वो ये कह रहे थे कि 2012 में अकाली दल की सरकार थी तो अकाली दल को बहुमत मिला, 18 में कांग्रेस के, उसके साथ कंपैरिजन सही नहीं है। पहली चीज़, क्योंकि उस वक्त उनकी एक साल हुए थे सरकार को, हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी चीज़, हम सब लोग जानते हैं कि 2013 और 2018 में जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव हुए थे वो पूरे के पूरे धक्काशाही से हुए थे। ना कोई वीडियोग्राफी हुई थी, ना काउंटिंग की वीडियोग्राफी थी, ना किसी चीज़ की, सारा का सारा पूरा धक्काशाही से जीत हुई थी। अभी 3 दिन पहले जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पूरे चुनावों की वीडियोग्राफी है और काउंटिंग की वीडियोग्राफी है। और मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश कर रहा हूं जो दिखाता है कि चुनाव कितने फेयर हुए हैं। 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं। टोटल सीटों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन की वोट से जीती गई हैं। इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं।
अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फ़ोन करने की ज़रूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में वोट पड़ सकते थे अगर हम धक्काशाही करते तो। पर हमने धक्काशाही नहीं की, हमने कहा फ्री, हम भी देखना चाहते थे कि जनता का क्या वो है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, ज़िला परिषद के कुछ उदाहरण है। जैसे संगरूर जिले में फगवाला जोन कांग्रेस जीती है केवल 5 वोट से। 5 वोट से अगर विपक्ष सीट जीता है तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं। श्री मुक्तसर साहिब कोटभाई जोन, ये कांग्रेस जीती है 41 वोट से। इस तरह की बहुत बड़ी सारी सीट वो है मेरे पास। ब्लॉक समितियों में जैसे फतेहगढ़ साहब में, लखनपुर वार्ड जो है, जोन जो है, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। जालंधर में गिल, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। लुधियाना में बाजरा, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। गुरदासपुर में छग्गुवाल, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। होशियारपुर में ये घोरेवाहा, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। और अगर ये 1 वोट से, 2 वोट से, 3 वोट से, 4 वोट से, अभी मान साहब और भी उदाहरण देंगे, ये जीते हैं, तो क्या ये आरोप लगाया जा सकता है कि चुनाव में ज़रा सा इससे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है? वहाँ के एसडीएम को एक फ़ोन करने की ज़रूरत थी। 1 वोट, 4 वोट, 5 वोट वाली सीट को अपनी तरफ करना मौजूदा सरकार को, रूलिंग पार्टी को कोई मुश्किल नहीं है। तो ये दिखाता है कि लोगों ने मौजूदा सरकार के कामों के ऊपर मोहर लगाई है। वो कौन से काम है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं? सबसे बड़ा काम है युद्ध नशे विरुद्ध। पहली बार उन सभी पार्टियों की सरकारें पंजाब को नशे में धकेलने के लिए जिम्मेदार थी, उन्होंने पंजाब को नशे में धकेला। उनमें से एक पार्टी वो है जो कि अपने मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा बेचते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कारोबार सरकार चलाती थी। और दूसरी पार्टी वो है जिनके नेता ने गुटखा साहब की कसम खाई थी लेकिन किया कुछ नहीं, 5 साल के अंदर नशा वैसे ही बिकता रहा। पहली बार हमारी सरकार के दौरान लोगों ने देखा कि नशा बेचने वालों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चले और 25,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक। किसानों के गांव में, खेतों में पहली बार 75 साल के बाद उनके खेतों में पानी आया है, नहर का पानी आया है। 75 साल से नहीं आया था। लोग कहते हैं कि पानी को तरस गए थे, पहली बार पानी आया है। लोगों को, किसानों को उनकी सरकारों में, कांग्रेस के, अकाली दल के टाइम में रात को 3 बजे उठ के अपना बिजली आती थी 3 बजे, और रात को 3 बजे उठ के ट्यूबवेल चलाना पड़ता था। हमारी सरकार के दौरान 8 घंटे लगातार दोपहर के अंदर बिजली आती है, उनको रात को उठने की ज़रूरत नहीं है और अच्छी बिजली आती है। लोग उससे बहुत खुश हैं। बिजली फ्री जो की है हमने, 90% से ज़्यादा पंजाब को आज अपने घर की बिजली फ्री मिल रही है, इससे लोग बहुत खुश हैं। अभी पूरे पंजाब की ग्रामीण सड़कें, 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। टोटल 43,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, जिसमें से 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। और सड़कों की क्वालिटी देखने लायक है, शानदार सड़कें बन रही हैं। पहली बार 5 साल का उसके अंदर अभी नहीं डाला गया। उन सड़कों से बहुत खुश हैं। 58,000 बच्चों को, गांव के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के, किसानों के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियां। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब के अंदर बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी मिल सकती है। मान साहब ने अपने हाथ से सरकारी जिनको नौकरी मिली है उनको सर्टिफिकेट बांटे हैं, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में ज़बरदस्त बदलाव हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक, 1000 के करीब मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के कोने कोने में चल रहे हैं और
लोग इससे इतने ज़्यादा खुश हैं, उसका लगातार फीडबैक जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आता रहता है। अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक में पता चले कि कहीं किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कम है या डॉक्टर ठीक कब हुए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है 24 घंटे के अंदर। सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज में काफ़ी बदलाव आया है और अगले महीने से 10 लाख रुपए इंश्योरेंस हर परिवार को दिया जाएगा। वो जनवरी के अंदर कार्ड बनने, सबके इंश्योरेंस कार्ड बनने चालू हो जाएंगे। और भी बहुत सारे काम हैं। इजी रजिस्ट्री के वाले जाते हैं सर, जाते हैं सबसे ज़्यादा। जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। और गांधी जी ने ही कहा था, गांधी जी ने कहा था, गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। ये बिल गांव के विकास का बिल। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मैं इनको बताना चाहता हूँ, अटल जी ने क्या कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में फेंक दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत माता हमारे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। इस देश का संपूर्ण विकास, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी सरकार का कर्तव्य है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पर चर्चा करते हुए कई तरह की चर्चा की गई, संघ को भी व्यर्थ में घसीटा गया। आज मैं कहना चाहता हूं, इस महान सदन में संघ व्यक्ति निर्माण में विश्वास करता है। देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, अपने लिए नहीं समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी की है हिंदुस्तान में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। हमारे संघ के विचार कभी भी सीमित और संकीर्ण नहीं रहे। व्यक्तिगत हितों से ऊपर उसके हजारों लाखों कार्यकर्ता राष्ट्र के निर्माण के पवित्र काम में लगे हैं।
परम पूज्य सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी के विचार पढ़ लीजिए। हिंदुत्व संकीर्ण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्षी मित्रों को, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिया राम में सब जग जानी हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत हिंदुत्व है। ये विशाल हिंदुत्व अपने आप में सबको स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव को समेटे रहता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव का विकास हमारे विचार के केंद्र में, हमारे सोच के केंद्र में। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए गांव के विकास के लिए आज नहीं, कई वर्षों पहले से अनेकों योजनाएं बनी। पहली योजना बनी ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ये 60-61 में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सीमित कवरेज और अपर्याप्त वित्तीय संसाधन के कारण। तो फिर बनी ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना। उसके बाद काम के बदले अनाज योजना आई, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, फिर जवाहर रोजगार योजना आई, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया। एक के बाद एक योजनाएं आती है, थोड़ा उद्देश्य पूरा किया और फिर पूरा नहीं हुआ तो उसके जगह नई योजना बना दी गई और उसके बाद आई नरेगा योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूँ, 2006 से लेके ये ढोंग करते हैं, ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6, 7 से 13, 14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। अरे तुमने मनरेगा लागू की, तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। रिलीज की गई केंद्रीय निधि, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश जान ले, ये यूपीए वाले कहते हैं मनरेगा, इन्हें खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खर्च किया 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ढोंग करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे किए गए कामों की संख्या भी देख लीजिए। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पूर्ण किए गए काम आपने किए 153 लाख, हमने किए 862 लाख। ये मोदी की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बहनें यहाँ बैठी है,
महिलाओं की भागीदारी इनके समय थी 48%, हमारे समय हो गई 56.73%। सीधे आप रुक करते हैं मस्कट का, जहां भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री मोदी। और अद्भुत सम्मान हाल ही में मिला है। आपको शायद पता होगा, यूनेस्को ने दिवाली को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। अब दिवाली का दिया हमारे घर को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोशन करेगा। यह दुनिया भर में बसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। दिवाली की यह वैश्विक पहचान हमारी उस रोशनी की मान्यता है जो आशा, सद्भाव और मानवता के संदेश को, उस प्रकाश को फैलाती है। साथियों, आज हम सब यहां भारत ओमान मैत्री पर्व भी मना रहे हैं। मैत्री यानी एम से मैरीटाइम हेरिटेज, ए से एस्पिरेशंस, आई से इनोवेशन, टी से ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिस्पेक्ट, आई से इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है। भारत और ओमान के बीच शताब्दियों से एक आत्मीय और जीवंत नाता रहा है। इंडियन ओशन की मॉनसून विंड्स ने दोनों देशों के बीच ट्रेड को दिशा दी है। हमारे पूर्वज लोथल, मांडवी और ताम्रालिप्ति जैसे पोर्ट से लकड़ी की नाव लेकर मस्कट, सूर और सलाला तक आते थे। और साथियों, मुझे खुशी है कि मांडवी टू मस्कट इन ऐतिहासिक संबंधों को हमारी एम्बेसी ने एक किताब में भी समेटा है। मैं चाहूंगा कि यहां रहने वाला हर साथी, हर नौजवान इसको पढ़े और अपने ओमानी दोस्तों को भी एक गिफ्ट करे। अब आपको लगेगा कि स्कूल में भी मास्टर जी होमवर्क देते हैं और इधर मोदी जी ने भी आप करके होमवर्क दे दिया। साथियों, एक किताब बताती है कि भारत और ओमान सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं बल्कि
जनरेशन से जुड़े हुए हैं और आप सभी सैकड़ों वर्षों के इन संबंधों के सबसे बड़े कस्टोडियन हैं। साथियों, मुझे भारत को जानिए क्विज में ओमान के पार्टिसिपेशन के बारे में भी पता चला है। ओमान से 10,000 से अधिक लोगों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। ओमान ग्लोबली 4th पोजीशन पर रहा है। लेकिन मैं ताली नहीं बजाऊंगा। अरे ओमान तो नंबर 1 पे होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ओमान की भागीदारी और अधिक बढ़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। भारतीय बच्चे तो इसमें भाग जरूर लें। आप ओमान के अपने दोस्तों को भी इस क्विज का हिस्सा बनने के लिए मोटिवेट करें। करेंगे? दम नहीं है आपकी आवाज में। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? हर एक के हाथ ऊपर नहीं हुए। साथियों, भारत और ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहां के भारतीय स्कूलों में करीब 46,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदायों को भी हजारों बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। साथियों, भारतीय स्कूलों की ये सफलता हिज मैजेस्टी द लेट सुल्तान काबूस के प्रयासों के बिना संभव नहीं था। उन्होंने इंडियन स्कूल मस्कत सहित अनेक भारतीय स्कूलों के लिए जमीन दी और जरूरी मदद की। इस परंपरा को हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम ने आगे बढ़ाया। वे जिस प्रकार यहां भारतीयों का सहयोग करते हैं, संरक्षण देते हैं, इसके लिए मैं उनका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आप सभी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से भी परिचित हैं। यहां ओमान से काफी सारे बच्चे भी इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। मुझे यकीन है कि यह चर्चा आपके काम आती होगी। पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स, सभी को स्ट्रेस फ्री तरीके से एग्जाम देने में हमारी बातचीत बहुत मदद करती है। साथियों,
ओमान में रहने वाले भारतीय अक्सर भारत आते जाते रहते हैं। आप भारत की हर घटना से अपडेट रहते हैं, सिर्फ फिल्में नहीं, मूवी नहीं। आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा भारत कैसे प्रगति की नई गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की गति हमारे इरादों में दिख रही है, हमारी परफॉर्मेंस में नजर आती है। कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आए हैं और आपको पता होगा भारत की ग्रोथ 8% से भी अधिक रही है। यानी भारत लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है और ये तब हुआ है जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कुछ ही % ग्रोथ अचीव करने के लिए तरस गई है, तरस। लेकिन भारत लगातार हाई ग्रोथ के पथ पे चल रहा है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य आज क्या है। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में, हर मोर्चे पर अभूतपूर्व गति के साथ काम कर रहा है। मैं आज आपको बीते 11 साल के आंकड़े देता हूं। आपको भी सुनकर गर्व होगा ना? सच में होगा। यहां क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आए हैं, तो मैं शुरुआत में शिक्षा और कौशल सेक्टर से ही बात करूंगा। बीते 11 साल में भारत में हजारों नए कॉलेज बनाए गए हैं। आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो चुकी है। 11 वर्ष पहले भारत में 13 आईआईएम थे, आज 21 है। इसी तरह एम्स की बात करूं तो 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स ही बने थे, आज भारत में 22 एम्स हैं। मेडिकल कॉलेज 400 से भी कम थे, आज भारत में करीब 800 मेडिकल कॉलेज है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।